नमस्कार साथियों। आज वापस पहले जो अब तक पढ़ाया उसका रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अपन बात कर रहे थे चौहान वंश की। किसकी बात कर रहे थे? चौहान वंश की। अपन बात करते हैं चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में। बताया था, सबसे पहले बताया था अग्निवंशी सिद्धांत। अग्निवंशी सिद्धांत अग्निवंशी सिद्धांत के इसमें पृथ्वीराज रासो, ग्रंथ का नाम था पृथ्वीराज रासो, लिखा किसने था? चंद्रबरदाई ने। इसमें क्या बताया गया कि राक्षसों का संहार करने के लिए वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया। 4 जाति उत्पन्न हुई, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इस बात का समर्थन करते हैं कौन? मोहनोद नैनसी, अपने ग्रंथ नैनसी निख्यात और सूर्यमल मिश्रण। दूसरी बात करते हैं कौन सा सिद्धांत था? इंद्रवंशी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था? इंद्रवंशी सिद्धांत। पाली जिले के सेवाड़ी गांव में रायपाल चौहान का जो लेख था, शिलालेख था, उसमें चौहानों को क्या बताया गया? इंद्र के वंशज बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन सूर्यवंशी सिद्धांत। किसकी बात करते हैं? सूर्यवंशी सिद्धांत। तो चौहानों को सूर्यवंशी किनकी ने बताया? तो जीएच ओझा जी, जीएच ओझा, हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, पृथ्वीराज विजय और विग्रहराज चतुर्थ का शिलालेख, जो कि वर्तमान में कहाँ रखा हुआ? राजपुताना संग्रहालय में रखा हुआ। ये सब क्या बताते हैं? सूर्यवंशी है। क्या बताते हैं? सूर्यवंशी। अपन बात करते हैं चंद्रवंशी सिद्धांत। चौहानों को चंद्रवंशी कौन बताते हैं? एक तो हांसी का अभिलेख, जो किसका है? पृथ्वीराज सेकेंड का है, हांसी का अभिलेख। और दूसरा बताते हैं अपने अचलेश्वर अभिलेख, जो अबू पे है। ठीक है, ये दोनों ही क्या बताते हैं कि जो चौहान है वो क्या है? चंद्रवंशी है। ठीक है, अपन बात करते हैं ब्राह्मणवंशी सिद्धांत। ब्राह्मणवंशी सिद्धांत कौन कौन बताता है? तो दशरथ शर्मा दी अली चौहान डायनेस्टी में, और न्यामत खां, जो कवि जान के नाम से भी जाने जाते हैं, अपने ग्रंथ कायम खां रासो में। और अपन बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख, जो कि 1170 ईस्वी का है, सोमेश्वर के काल का है। इसमें क्या बताते हैं ये? कि ब्राह्मणवंशी है। कौन? चौहान। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अपन आगे बात करे थे बिजोलिया शिलालेख की। किसकी बात करे थे? बिजोलिया शिलालेख की बात करे थे। बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख कहाँ का है? बिजोलिया भीलवाड़ा का। कौन से मंदिर पर है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर पर। ठीक है, अपन बात करते हैं रचयिता कौन है इसका? रचयिता है गुणभद्र। लगाया किसने था? गोविंद ने। ठीक है, ये कब का है? 1170 का। किसके समय का है? सोमेश्वर का। ये किसके बारे में जानकारी देता है? तो चौहान वंश की वंशावली और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। मंदिर को दान होने वाली भूमि, डोली भूमि के बारे में जानकारी देता है। ये प्राचीन नगरों, जैसे बिजोलिया का नाम विजयवल्ली, अपन बात करें जालोर का प्राचीन नाम जवालीपुर, अपन बात करते हैं नागौर का प्राचीन नाम अहिच्छत्रपुर। और इसी शिलालेख के अनुसार बताया गया है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया तथा शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। ये एक दिगंबर लेख है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। 72 पद्य हैं। इसके बारे में अपन हम चर्चा कर चुके हैं। अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अपन पढ़े थे नेक्स्ट पढ़ते अपन वासुदेव चौहान की। वासुदेव चौहान के बारे में। वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान चौहानों का संस्थापक, मूल पुरुष, प्रथम पुरुष, आदि पुरुष। कब स्थापना की? चौहान वंश की स्थापना की 551 ईस्वी में। कहाँ की? अनंतपुर और पुष्कर के बीच में सपाद लक्ष्य के आसपास। सपाद लक्ष्य मतलब सांबर के चारों ओर की थी। अपन बात करते हैं, इन्होंने शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण कराया था, सांबर झील का निर्माण करवाया। इसके बाद में इसके जो उत्तराधिकारी हुए उसका नाम था सामंतराज, जिसको बिजोलिया शिलालेख में विप्रश्री वत्स गोत्रभूत कहा गया है। विप्रश्री वत्स गोत्रभूत कहा गया है। किसे? सामंतराज को। कौन से शिलालेख में? बिजोलिया शिलालेख में। कौन थे? जो वासुदेव चौहान के क्या थे? उत्तराधिकारी थे। उसके बाद में अपन बात करते हैं अजयराज या अजयपाल, जिनको जय सिंह चौहान भी कहते हैं। जय सिंह चौहान भी कहा जाता है। जय सिंह चौहान भी कहा जाता है। इन्होंने
इनको अजयपाल बाबा के नाम से जाना जाता है। भाद्र शुक्ल षष्ठी को इनका मेला लगता है और इन्होंने पृथ्वीपुर के नाम से क्या बसाया, अजमेर बसाया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट गोविंदराज के बारे में बात करे थे। इन गोविंदराज चौहानों से, सॉरी, मुस्लिम तुर्की आक्रांतों से लड़ने वाला जो चौहान शासक था कौन था, गोविंदराज। इसके बाद में बात करते हैं अपन दुर्लभ राज की। किसकी बात करते हैं, दुर्लभ राज की। इसके बारे में बात करे थे अपन कि वत्सराज के सामंत थे, जो प्रतिहार शासक था वत्सराज, उसके सामंत थे। और प्रतिहार और बंगाल में पाल वंश के मध्य युद्ध हुआ, तो प्रतिहार शासक वत्सराज का साथ दिया और बंगाल के पाल वंश के धर्मपाल को हराया किन्होंने, दुर्लभ राज ने। अब बात करते हैं दुर्लभ राज के समय में अजमेर में क्या हुआ, तुर्की आक्रमण हुआ था, मुस्लिम आक्रमण हुआ और ये दुर्लभ राज वीरगति को प्राप्त हुए। और इनके जो भाई थे माणग्राही, वो कहां से ले गए थे, सांबर से ले गए थे। अपन बात करते हैं नेक्स्ट शासक की बात करें तो उसकी नेक्स्ट शासक है गवक प्रथम। कौन है, गवक प्रथम। ये नागभट्ट द्वितीय के सामंत थे। नागभट्ट द्वितीय ने इनको वीर की उपाधि दी थी और इन्होंने अपनी बहन कलावती का विवाह कन्नौज शासक भोज के साथ में किया था। और इन्होंने हर्ष राय की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की, हर्ष राय की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट शासन की बात करते हैं तो चंदन राज। किसकी बात करते हैं, चंदन राज। चंदन राज की बात करते हैं तो चंदन राज, इन्होंने तोमर शासक रुद्रपाल को पराजित किया। इनकी पत्नी रुद्रमा देवी या आत्मप्रभा जो दिल्ली पुष्कर झील के 1000 दीपक जलाती थी। ठीक है, अपन नेक्स्ट बात करते हैं चंदन राज के बाद में वाघपति राज। वाघपति राज, इनके जो इन्होंने पृथ्वीराज विजय, जो कि जैनक भट्ट ने लिखा है, जो पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी थे, इनके अनुसार इन्होंने 108 या 188 युद्धों का विजेता बताते हैं। इसके 108 या 188 युद्धों का विजेता बताते हैं किसको, वाघपति राज को। इनके जो पुत्र थे लखन सिंह या लक्ष्मण चौहान, लखन सिंह ने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की, नाडोल पाली में चौहान वंश की स्थापना की। और वाघपति राज ने महाराज की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की, महाराज की उपाधि धारण की। हर्षनाथ लेख जो 973 ईस्वी का है, उसमें महाराज की उपाधि धारण की। गवक प्रथम ने हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया और जो इसका पूर्ण निर्माण इसके सिंह राज के काल में हुआ था, हर्षनाथ जी के मंदिर का पूर्ण निर्माण। अपन बात करते हैं वाघपति राज के बाद में बात करते हैं विग्रहराज द्वितीय। आरंभिक चौहान शासकों में सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली शासक थे। शक्तिशाली का परिचय कैसे पता चलता है कि इन्होंने आबू के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया तथा भड़ोस में कुलदेवी आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण कराया कि इन्होंने, विग्रहराज द्वितीय ने। अपन बात करते हैं नेक्स्ट गोविंदराज की तृतीय। गोविंदराज तृतीय की बात करते हैं तो इन्हें वेरीगढ़ कहा गया। क्या कहा गया, पृथ्वीराज विजय में वेरीगढ़ कहा गया। वेरीगढ़ का मतलब शस्त्रों का संहार करने वाले, शत्रुओं का संहार करने वाले। और फरिश्ता के अनुसार ये गजनी के शासकों को मारवाड़ से आगे बढ़ने से रोकते थे। कौन, गोविंदराज तृतीय। अपन बात करते हैं इसके बाद में वीर्यराम चौहान पढ़े थे, वीर्यराम चौहान या वीर्यराज चौहान। इनके समय में महमूद गजनवी ने 1024 ईस्वी में, कल 1075 लिखवा दिया था, गलती से 1024 ईस्वी है। 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इनके समय में कहां पे, अजमेर पर क्या किया था, आक्रमण किया था। किसके समय में, वीर्यराज चौहान के समय में। अपन बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम की बात करते हैं तो पृथ्वीराज प्रथम ने चालुक्यों को, किसको, चालुक्यों को पराजित किया। 700 चालुक्य जो पुष्कर में ब्राह्मणों को परेशान करते थे, उनको पराजित किया और उनको मौत के घाट उतारा तथा इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। कौन सी शिलालेख में, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। हर्षनाथ अभिलेख 973 ईस्वी का, इसमें इन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अपन इसके बाद में बात करते हैं अजय
राज्य। अजय राज्य के बारे में बात कर रहे थे अपन। इन्होंने 1113 में मालवा के परमाणु का विद्रोह दबाने के लिए गढ़बिडली पहाड़ी पर अजय मेरु दुर्ग का निर्माण कराया। चौहान शासकों के चौहान साम्राज्य के स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है इनका काल। और ये धार्मिक सहिष्णु प्रवृत्ति की थे। धार्मिक सहिष्णु प्रवृत्ति का मतलब अपने धर्म का तो पालन करना है, साथ में दूसरे धर्म का भी सम्मान करना है। इन्होंने पार्श्वनाथ जैन मंदिर पर स्वर्ण कलश का दान किया। अपनी पत्नी सोमवती या सोमलेखा के नाम पर इन्होंने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। श्री अजय और प्रियधर्मस नाम के भी सिक्के चलाए। श्री अजय और प्रियधर्मस नाम के सिक्के चलाए। श्री अजय व प्रियधर्मस। इनको प्रथम चक्रवर्ती शासक कहा गया। इनको क्या कहा गया? प्रथम चक्रवर्ती शासक कहा गया। इन्होंने उज्जैन के शासक नरवर्मन को पराजित किया और उसके जो सेनापति थे सालन को बंदी बनाकर कहां लिया है? अजमेर लिया है। और इन्होंने अपने राजधानी भी कहां बनाई? अजमेर बनाई। ठीक है। और अपने जीवन के अंतिम समय में ये राजपाट छोड़कर कहां चले गए? पुष्कर चले गए। और जैनों में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा का जो शास्त्रार्थ हुआ उसकी अध्यक्षता की थी किन्होंने? अजय राज जी ने। ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। अर्णोराज जी। अर्णोराज जी के बारे में बात करें थे। अजय राज्य के पुत्र। इन्होंने 1133 ईस्वी में तुर्कों का खून धोने के लिए नागपाड़ को चीर करके और चंदा नदी को रोक करके इन्होंने कौन सी झील का निर्माण कराया? आना सागर झील का निर्माण कराया। कौन झील का निर्माण कराया? आना सागर झील का निर्माण कराया, जो कि मीठे पानी की झील है। इसी झील के किनारे, आना सागर झील के किनारे नूरजहां की माता, किसकी माता? नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने, किसने? अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि सीखी थी। मैंने बताया था कि खसखस से भी इत्र बनाई जाती है। और खसखस कहाँ की? भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। अपन बात करते हैं नूरजहां की माता यहाँ क्या लेने आई। ठीक है। अपने सोचते हैं तो मैं बता दूं आपको कि जहांगीर, जब मेवाड़ पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको, पूरा सिस्टम पूरा लिखाऊंगा। जहांगीर और अमर सिंह के मध्य संघर्ष हुआ। जहांगीर कौन? अकबर का पुत्र। और अमर सिंह कौन? महाराणा प्रताप के पुत्र। अमर सिंह दोनों के मध्य संघर्ष हुआ। तो उस संघर्ष के समय में जहांगीर कहाँ रहते थे? अजमेर रहते थे। कहाँ रहते थे? अजमेर रहते थे। और अजमेर रहते थे और वहां पे सुभाष उद्यान में, या जो दौलत उद्यान है वहीं बैठे रहते थे। वहां नूरजहां, और नूरजहां भी वहां थी। कहां पर? तारागढ़ दुर्ग में। लेकिन वो हमेशा उसी के बारे में सोचते थे। किन के बारे में? अमर सिंह के संघर्ष के बारे में सोचते रहते। इससे नाराज हो गई। कौन? नूरजहां नाराज हो गई और वो कहाँ रहने लगी? तारागढ़ के महलों में रहने लग गई। कौन? नूरजहां। अब बात करते हैं, नूरजहां रहने लगी तो नूरजहां को मनाने के लिए जो नूरजहां की माता है अस्मत बेगम को जहांगीर द्वारा कहाँ बुलाया गया? अजमेर में बुलाया गया। और यहीं पर अस्मत बेगम ने आना सागर झील के किनारे क्या सीखा? गुलाब से इत्र बनाने की विधि सीखी। ठीक है। इसी झील के किनारे बजरंगगढ़ बालाजी का मंदिर है। और किसका मंदिर है? बजरंगगढ़, ध्यान रखना, आना सागर झील, इसी झील के किनारे, इसी झील के किनारे बजरंगगढ़ बालाजी का मंदिर है। बजरंगगढ़ बालाजी का मंदिर है। ठीक है। नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि सीखी। जहांगीर ने यहाँ दौलत बाग बनाया। दौलत, अपने जो चित्रकार था दौलत खां की याद में दौलत बाग बनाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। शाहजहां ने, जो जहांगीर के पुत्र थे, शाहजहां ने यहाँ संगमरमर की बारादरी लगवाई। ठीक है। अपन बात करते हैं, इसी झील के किनारे बजरंगगढ़ बालाजी का मंदिर है। अपन बात करते हैं चालुक्य और चौहानों का संघर्ष पड़े थे। चालुक्य और, हाँ एक बार वो देख लो, अर्णोराज की उपाधि। अर्णोराज ने महाराजा धीराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि धारण की। ध्यान रखना, धारण की। अर्णोराज ने महाराजा धीराज परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधि धारण की। ठीक है। और इनके जो दरबारी विद्वान थे, कौन कौन? दरबारी विद्वान थे देवबोध धर्मघोष, देवबोध, दूसरा थे धर्मघोष।
धर्मघोष, षटकोण वाला घोष। ठीक है, दरबारी विद्वान थे देवबोध और धर्मघोष। इनको बताया था चालुक्य और चौहानों के मध्य संघर्ष बताया था, चालुक्य व चौहानों के मध्य संघर्ष, चालुक्य वर्सेस चौहान। पहले बात करते हैं चालुक्य शासक था सिद्धराज जयसिंह। कौन थे? सिद्धराज जयसिंह। और इधर चौहान शासक थे कौन? अन्नोराज। दोनों के मध्य 2 बार युद्ध हुए, दोनों बार युद्धों में कौन जीता? अन्नोराज जीता। और सिद्धराज जयसिंह ने अपनी पुत्री, एक का नाम था कांचन देवी, दूसरे का नाम था देवलदे, दोनों की शादी किसके साथ करवा दी? चौहान शासक अन्नोराज के साथ करवा दी। ठीक है, एक बार फिर बाद में क्या होता है, सिद्धराज जयसिंह का जो पुत्र था उसका नाम था कुमारपाल। कुमारपाल फिर किस पे आक्रमण करता है? अन्नोराज पर। आक्रमण का कारण अन्नोराज की गुटबंदी थी। और कोई इतिहासकार ये बताते हैं कि देवलदे और अन्नोराज दोनों चौपर पासा खेल रहे थे और दोनों अपने अपने पक्ष को ज्यादा बता रहे थे। तो देवलदे ने ये बात किसको बता दी? कुमारपाल को। और कुमारपाल गुस्से में सेना लेकर के आ गए। और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि अन्नोराज जी वो गुट बना रहे थे किनके खिलाफ? चालुक्य के खिलाफ। क्योंकि चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह का कोई पुत्र नहीं था, दत्तक लिया पुत्र था। कौन? कुमारपाल। जबकि अन्नोराज जी चालुक्य किसी एक व्यक्ति चाहड़ को क्या बनाना चाहते थे? वहां का शासक बनाना चाहते थे। कहां का? आबू का शासक बनाना चाहते थे। ठीक है, इन दोनों के मध्य इस बात को लेकर के क्या हुआ? मतभेद हुआ। अपने को ये याद रखना, दोनों के मध्य युद्ध हुआ और इस युद्ध में विजेता कौन हुआ? कुमारपाल विजयी हुआ। और कुमारपाल ने फिर क्या किया? जो अन्नोराज की पुत्री थी जालन देवी, क्या नाम था? जालन देवी का विवाह, जालन देवी का विवाह किया तथा यहां से नाडोल, पाली, जालोर जीतता हुआ चित्तौड़गढ़ चला गया। कौन? कुमारपाल। कुमारपाल चित्तौड़ चला गया और वहां पर जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर था जिसकी बप्पा राव ने बनाया था, उसका जीर्णोद्धार करवाया था भोज परमार ने और त्रिभुवन नारायण मंदिर बना दिया। और उसी मंदिर का नाम बदल करके क्या रख दिया? समदेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण कर नाम रख दिया। किन्होंने? कुमारपाल ने। और कुमारपाल वहां पर किसी सागर नामक व्यक्ति को प्रशासन नियुक्त करके और चला गया। ठीक है, बात करते हैं अपन अन्नोराज की हत्या इसके पुत्र जगदेव ने कर दी और चौहान शासकों का क्या कहलाया? पितरंता कहलाया। कौन? जगदेव। अपन बात करते हैं यहां तक। ठीक है, यहां तक मेरा मेन उद्देश्य है कि आप जिस तरह से मुझे याद है उस तरह से आपको भी याद होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार रिवीजन कराता हूं, आप भी बार बार रिवीजन करा कर, याद होना चाहिए आपको कुल मिला करके, क्योंकि एग्जाम में याद हुए काम आता है। ठीक है, कैसे भी करो आपको याद करना चाहिए। 10 बार पढ़ो चाहे 20 बार पढ़ो, आपको याद करना है। मेरा मूल उद्देश्य पढ़ाना नहीं है, मेरा मूल उद्देश्य आपको याद करवाना है। जिस तरीके से मुझे याद है उस तरीके से आपको भी याद होना चाहिए। ठीक है, अपन बात करते हैं अन्नोराज की। बात कर रहे थे अन्नोराज जी। अपन बात करते हैं अन्नोराज के 2 पत्नियां थी। बहुत सारी पत्नियां हैं वैसे तो, लेकिन मूल इतिहास उसी को बताया जाता है जो कुछ करके जाता है। ठीक है, अपन बात करते हैं एक तो मारवाड़ की राजकुमारी थी, उसका नाम था सुदुआ, जो जोहिया राजकुमारी थी, जोहिया राजकुमारी थी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अपन, कौन थी पत्नी? कांचन देवी, जो क्या थी? चालुक्य वंश की थी। अपन बात करते हैं इसके 2 पुत्र हुए सुदुआ के, जगदेव चौहान, और दूसरी बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ। ध्यान से समझना आपने। वो कांचन देवी की पुत्र हुआ कौन? सोमेश्वर। ठीक है, अपन बात करते हैं जगदेव का पुत्र हुआ था कौन? पृथ्वीराज सेकेंड। और इसके बाद में बात करते हैं अपार गंगे, इसके 2 पुत्र हुए, अपार गंगे, और दूसरा बात करते हैं नागार्जुन। कुछ इतिहासकार पृथ्वीराज चौहान तृतीय के चाचा बताते हैं इसको, कोई इतिहासकार इसके चचेरा भाई बताते हैं, ध्यान रखना। और सोमेश्वर के 2 पुत्र थे, एक तो था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, चौहान थर्ड, और दूसरी बात करते हैं हरिराज। अपन वापस देख लेते हैं। अन्नोराज की 2 पत्नियां थी, एक तो मारवाड़ की सुदुआ जो जोहिया राजकुमारी थी,
ठीक है। इसके दो पुत्र थे, पुत्र कितने थे? दो थे, एक तो था जगदेव और दूसरा था विग्रहराज चतुर्थ। और इसे कांचन देवी चालुक्य वंश की थी और सिद्धराज जयसिंह की पुत्री थी और कुमारपाल की बहन थी। इसके दो, एक पुत्र था उसका नाम था सोमेश्वर, सोमेश्वर के दो पुत्र थे, एक तो पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज। वनवास के विग्रहराज के दो पुत्र थे, एक तो अपारगंगे और नागार्जुन, और जगदेव के पुत्र था, क्या नाम था? पृथ्वीराज सेकेंड। यहां तक की बात अपने समझ में आ गई। अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अब अर्णोराज की मृत्यु के बाद में जगदेव शासक बना। कौन शासक बना? जगदेव शासक बना। लेकिन सामंतों ने क्या किया? स्वीकार नहीं किया। लेकिन सामंतों ने इन्हें स्वीकार नहीं किया। अब जाहिर सी बात है कि सामंत स्वीकार नहीं कर रहे इनको, तो कौन बनेगा? तो विग्रहराज सेकेंड, सॉरी विग्रहराज चतुर्थ, चतुर्थ शासक बने। अपन बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ शासक बने। अब विग्रहराज चतुर्थ के बारे में बात करेंगे अपन। अर्णोराज की मृत्यु के बाद जगदेव शासक बना, लेकिन सामंतों ने स्वीकार नहीं किया। और अब कौन शासक बना? विग्रहराज चतुर्थ शासक बने। विग्रहराज चतुर्थ। अपन बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। महाराणा प्रताप के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन ये भी पृथ्वीराज चौहान से कम शक्तिशाली नहीं थे, बहुत ही थे, बहुत प्रतापी शासक थे। प्रतापी के साथ साथ विद्यानुरागी भी थे। कौन? विग्रहराज चतुर्थ। अपन बात करते हैं, इन्होंने कुमारपाल को पराजित किया। बताया था मैंने, अपने पिता कुमारपाल को पराजित कर पिता की हार का बदला लिया। हार का बदला लिया। एक बार अर्णोराज में एक चीज को नोट कर लेना। अर्णोराज ने खत्तरगच्छों को भूमि अनुदान दी। भूमि अनुदान दी। ये खत्तरगच्छ कौन थे? जैनियों की शाखा थी, मतलब जैन धर्म से संबंधित थे। ये जैन धर्म से संबंधित थे। जैन धर्म से संबंधित थे और खत्तरगच्छों को भूमि दान दी थी। किन्होंने? अनुराज ने। ये चीजों को नोट कर लेना आप। इन्होंने कुमारपाल को पराजित कर पिता की हार का बदला लिया। किन्होंने? विग्रहराज चतुर्थ ने। तथा नाडोल, पाली, जालोर कुमारपाल से छीन लिए। कुमारपाल से छीन लिए। ठीक है, एक चीज समझ आ गई। अपन बात करते हैं, अपन पृथ्वीराज तृतीय पढ़ेंगे तब बात करूंगा मैं कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल। और जयचंद गढ़वाल का जो पिता थे, या फिर जयचंद कन्नौज शासक का संस्थापक, कन्नौज जो गढ़वाल, कन्नौज में गढ़वाल वंश का संस्थापक था विजयपाल गढ़वाल। और विजयपाल गढ़वाल को पराजित किया किन्होंने? विग्रहराज चतुर्थ ने। लिख लो, विजयपाल गढ़वाल, गढ़वाल वंश का संस्थापक, वंश का संस्थापक विजयपाल गढ़वाल, जो कि गढ़वाल वंश का संस्थापक था, को पराजित किया। दिल्ली के तोमर, दिल्ली पर तोमरों का अधिकार था। तोमर वंशी शासक, तोमर को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार करने वाला शासक।
दिल्ली पर अधिकार करने वाला चौहानों का प्रथम शासक। अधिकार करने वाला चौहानों का प्रथम शासक। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है। इन्होंने गजनी के शासक खुसरो शाह को पराजित किया। वापस बात कर लेते हैं। कुमारपाल को पराजित किया और पिता की हार का बदला लिया किन्होंने? विग्रहराज चतुर्थ ने। तथा नाडोल, पाली, जालोर कुमारपाल से छीन लिए। ठीक है। विजयपाल गढ़वाल, जो गढ़वाल वंश के संस्थापक थे, को पराजित किया। इन्होंने दिल्ली के तोमर वंशी शासक तोमर को पराजित कर दिल्ली पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और दिल्ली पर अधिकार करने वाला चौहानों का प्रथम शासक था गजनी के शासक खुसरो शाह को क्या किया? इन्होंने पराजित किया। इनका काल दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इनका काल चौहान साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। अब ये चौहान साहित्य का स्वर्णकाल कैसे कहलाता है? तो देखो, कवि बांधव, इनकी उपाधि थी। पृथ्वीराज जयनग भट्ट ने दी थी। जयनग भट्ट ने दी थी। ठीक है। दूसरी बात करें कटिबंधु। ये अन्य विद्वानों ने दी थी ये उपाधि। अन्य विद्वानों ने दी थी। ठीक है। अपन बात करते हैं, ये स्वयं मतलब विद्वानों के आश्रयदाता थे। विद्वानों के आश्रयदाता थे। इनके दरबार में सोमदेव ग्रंथ है इनका ललित विग्रहराज। सोमदेव इनके दरबारी विद्वान थे। सोमदेव, इन्होंने ग्रंथ लिखा ललित विग्रहराज। इसमें विग्रहराज चतुर्थ वह धार के राजा भोज की पुत्री देसड़ देवी के प्रेम के बारे में बताया। एक काल्पनिक है। अपन बात करते हैं सोमदेव, इनका ग्रंथ था ललित विग्रहराज। ठीक है। इसमें विग्रहराज चतुर्थ और धार एमपी में पड़ता है कि राजा भोज की पुत्री देसड़ देवी के प्रेम के बारे में भोज की पुत्री देसड़ देवी के बारे में बताया गया है। ठीक है। अपने को ध्यान रखना है कि राजा भोज और विग्रहराज में कम से कम 300 सालों का अंतर है। तो ये काल्पनिक, ये कथा काल्पनिक मानी जाती है वैसे, लेकिन अपने को याद रखना है कि सोमदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा? ललित विग्रह लिखा।
और ललित विग्रह में क्या विग्रहराज चतुर्थ और धार के राजा भोज की जो पुत्री थी, पुत्री देशल दे के प्रेम के प्रसंग के बारे में बताया गया है। अपन बात करते हैं दशरथ शर्मा के अनुसार इनको चौहान साहित्य के काल का स्वर्ण काल कहलाता है। इनका काल चौहान साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है, इन्होंने कवि बांधव की उपाधि की। कवि बांधव की उपाधि किसने दी? जयानक भट्ट ने दी। और कटिबंधु अन्य जो ये उपाधियां हैं, ये उपाधि अन्य विद्वानों ने दी। और इनके जो ये विद्वानों के आश्रितदाता थे, इन्होंने सोमदेव ग्रंथ था ललित विग्रह, जो विग्रह चतुर्थ में धार के राजा भोज की पुत्री देशल दे के प्रेम के बारे में बताती है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। नरपति नाल है, नाल है। इन्होंने ग्रंथ लिखा बिसड़ देवरासो, कौन सा ग्रंथ लिखा? बिसल देवरासो लिखा। ये बिसल देव जो कि विग्रह चतुर्थ का दूसरा नाम बिसल देव भी है, बिसल देव। ठीक है, बिसल देव रासो, बिसल देव व इंद्रपुरी की राजकुमारी बिसल देव व इंद्रपुरी की राजकुमारी राजमती के प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया, इनके प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया कि इनके बिसल देव चौहान और इंद्रपुरी की राजकुमारी राजमती के प्रेम प्रसंग के बारे में। यह भी एक काल्पनिक घटना मानी जाती है, यह भी काल्पनिक है। और जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ गोडवाड़ी भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया? गोडवाड़ी भाषा में लिखा गया है। गोडवाड़ी भाषा में लिखा गया है। ये गोडवाड़ी भाषा क्या है? किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली है, कहां से कहां तक बोली जाती है? जालोर के आहोर से, पाली के बाली तक बोली जाती है, ठीक है। और ध्यान रखना, सोमदेव जो ग्रंथ सोमदेव का ललित विग्रहराज है, ललित विग्रहराज में इस बात की जानकारी मिलती है कि गजनी के शासक खुसरू शाह को पराजित किया। वापस समझ लो, सोमदेव ने ग्रंथ लिखा ललित विग्रहराज, जो देसर देवी और पृथ्वीराज विग्रहराज चतुर्थ के बारे में के प्रेम प्रसंग के बारे में बताया जाता है। और इसी सोमदेव का जो ग्रंथ है ललित विग्रहराज में बताया गया है कि गजनी के शासक खुसरू शाह को पराजित किया, किन्होंने? विग्रहराज चतुर्थ ने। अब बात करते हैं नरपति नाल है, ग्रंथ कौन सा था? नरपति नाल है, ग्रंथ कौन सा था? बिसल देव रासो। इसमें बिसल देव और इंद्रपुरी की राजकुमारी राजमती के प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया। ये भी काल्पनिक है, गोडवाड़ी भाषा में लिखा गया। गोडवाड़ी जो मारवाड़ी की उपबोली है और जालोर के आल्होर से पाली के बाली तक बोली जाती है। कौन सी भाषा? गोडवाड़ी भाषा। अपन बात करते हैं नेक्स्ट, और विद्वान की बात करते हैं। धर्म घोषसूरी, ये जैन विद्वान थे, इनके कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने ठीक है, इनके कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी को
एकादशी को पशुवध पर, पशु हत्या पर रोक लगाई, रोक लगाई। ठीक है, अपन बात करते हैं जिंदत सूरी। सूरी इन्होंने इनके विग्रह चतुर्थ के समय, चतुर्थ के समय अहिंसा का उपदेश दिया, उपदेश दिया तथा इनका स्मारक, जिंदत सूरी का स्मारक दादाबाड़ी में है। ठीक है, स्वयं ध्यान रखना, विग्रह चतुर्थ के जो विद्वान थे, देव धर्म घोष सूरी जैन विद्वान थे, इनके कहने पर विग्रह चतुर्थ ने एकादशी को पशु हत्या पर रोक लगा दी। और जिंदत सूरी इन्होंने विग्रह चतुर्थ के समय अहिंसा का उपदेश दिया तथा इसका इनका जिंदत सूरी का स्मारक कहाँ है? दादाबाड़ी में। ठीक है, अपन आगे बात करते हैं। ये स्वयं भी विद्वान थे। कौन? विग्रह चतुर्थ स्वयं भी विद्वान थे, स्वयं भी क्या थे? विद्वान थे। इन्होंने कौन सा? हरकेली नाटक लिखा, हरकेली नाटक लिखा। इन्होंने विग्रह चतुर्थ ने। हरकेली मतलब ये भगवान शिव, ये हरकेली नाटक लिखा, हर का मतलब शिव। ठीक है, हरकेली नाटक लिखा। ये भारवी की किरातार्जुनियम, किरातार्जुनियम ग्रंथ पर आधारित है। किरात का मतलब होता है शिकारी, और अर्जुन महाभारत के अर्जुन है, जो उनको थोड़ा अपनी धनुर्विद्या पर क्या घमंड हो गया था, तो फिर भगवान शिव किरात के रूप में, शिकारी के रूप में क्या आते हैं? प्रकट होते हैं, और अर्जुन को धनुष धनु युद्ध के लिए क्या करते हैं? चुनौती देते हैं। और अर्जुन खड़ा खड़ा देखता रह जाता है, और अर्जुन को बंदी बना लेते। कौन? भगवान शिव। तो इस घटना का संपूर्ण वर्णन किया गया है किसमें? भारवी की किरातार्जुनियम में। और इसी भारवी की किरातार्जुनियम से ही आधारित एक नाटक है हरिकेली नाटक। किसने लिखा? विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है, अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए, भगवान शिव ने किरात का मतलब होता है शिकारी का रूप धारण किया। ठीक है, बाद में अर्जुन को समझ में आ जाता है कि ये तो भगवान शिव है। ठीक है, हरकेली नाटक लिखा, स्वयं भी विद्वान थे। और हरकेली नाटक इनको देखने के लिए 2 देशों की यात्रा करनी पड़ेगी। कितने देशों की यात्रा करनी पड़ेगी? 2 देशों की यात्रा करना पड़ेगी। कहां कहां पर? एक तो है 2.5 दिन के झोपड़े में, झोपड़े की दीवारों पर अंकित है। क्या अंकित है? हरिकेली नाटक का आधा भाग, 2.5 दिन की झोपड़े की दीवारों पर अंकित है, और आधा भाग ब्रिस्टल कहां पड़ता है? इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की स्मारक पे है।
राजा राम मोहन राय की स्मारक पर है। ठीक है। हरिकेली बाग किस में लिखा हुआ? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में लिखा हुआ? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है भाषा में। ठीक है। 75 पंक्तियों में, कितनी पंक्तियां हैं? 75 पंक्तियों में लिखा हुआ है। इसका आधा भाग कहाँ? 2.5 दिन की झोपड़ी की दीवारों पर अंकित है, और आधा भाग कहाँ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की स्मारक पे है। ठीक है। अपन बात करते हैं नेक्स्ट, इनकी स्थापत्य कला के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? स्थापत्य कला के बारे में। स्थापत्य कला, इन्होंने अजमेर में सरस्वती संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवाया। कौन सी पाठशाला का निर्माण कराया? सरस्वती संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का निर्माण कराया किन्होंने? विग्रहराज चतुर्थ ने। कहां पर करवाया? अजमेर में। जिसे तोड़कर गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे तोड़कर गुलाम वंश के संस्थापक, क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किया। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, किसकी बात करेंगे अपन? 2.5 दिन की झोपड़ी की। झोपड़ा, इसके डिजाइनर की बात करें तो कौन है डिजाइनर है अबू बकर। ठीक है। अपन बात करते हैं 2.5 दिन की झोपड़ी की बात करते हैं। डिजाइनर कौन है? अबू बकर। इसे 16 खंभों का महल भी कहा गया। 16 खंभों का महल कहा गया। ठीक है। फारसी इतिहासकार मतलब फारसी भाषा में लिखते थे, इतिहास के बारे में फारसी भाषा में लिखते थे, वो क्या कहलाए? भारतीय इतिहासकारों के अनुसार यह 60 घंटों में बना। 60 घंटों का मतलब 2.5 दिन में पूर्ण हुआ। ठीक है। अपन बात करते हैं फारसी इतिहासकारों के अनुसार ये 60 घंटों में पूर्ण हुआ। अपन बात करते हैं भारतीय इतिहासकारों के अनुसार। भारतीय इतिहासकार क्या मानते हैं कि यहाँ पर पंजाब शाह संत की याद में, पंजाब शाह संत की याद में 2.5 दिन का उर्स लगता है। वापस समझ लो एक बार। विग्रहराज चतुर्थ की स्थापत्य कला की बात कर रहे थे।
इन्होंने अजमेर में सरस्वती संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का निर्माण कराया, जिसे तोड़कर गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अलाउद्दीन के झोपड़े का निर्माण कराया। पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। अलाउद्दीन के झोपड़े की बात करें तो डिजाइनर अबू बकर है, जिसे 16 खंभों का महल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? 16 खंभों का महल भी कहा जाता है। पारसी इतिहासकार के अनुसार ये 60 घंटों में या ढाई दिन में बना हुआ है। भारतीय इतिहासकारों के अनुसार ये है, यहाँ पर पंजाब शासन की याद में अलाउद्दीन का उर्स लगता है, इसलिए इसका नाम अलाउद्दीन का झोपड़ा पड़ा है। ठीक है, अपन बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार अलाउद्दीन के झोपड़े के बारे में बात कर रहे हैं। इनके झोपड़े को कर्नल टोड ने रूमाली कला का, कौन सी कला का? रूमाली कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताया, श्रेष्ठ उदाहरण बताया, श्रेष्ठ उदाहरण बताया। रूमाली कला से मतलब क्या है? अगर जितने भी खंभे बने, 16 खंभों का महल है, कौन? अलाउद्दीन का झोपड़ा। राजस्थान की प्रथम मस्जिद है, ध्यान रखना, राजस्थान की प्रथम मस्जिद, ध्यान रखना। 16 खंभे, 16 खंभों के नीचे से रुमाल गुजारते हैं तो सबसे क्या निकल जाता है? रुमाल निकल जाता है, अर्थात लगता है ऐसे मानो कि वो क्या है, खंभे हवा में बने हुए। ठीक है, तो रुमाली कला का श्रेष्ठ उदाहरण मतलब कि खंभों के नीचे से अगर रुमाल निकालते तो रुमाल आसानी से निकल जाता है। ठीक है, राजस्थान की प्रथम मस्जिद है कौन सी? अलाउद्दीन का झोपड़ा। अपन बात करें थे विग्रहराज चौहान की स्थापत्य कला की बात करें थे, तो पहला क्या बनाया? सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला, सरस्वती संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवाया किन्होंने? विग्रहराज चतुर्थ ने। अपन बात करते हैं कहां पर? बिसलपुर में बिसल सागर तालाब का निर्माण करवाया, कहां पर? टोंक, बिसलपुर टोंक में। कहां पर? बिसलपुर टोंक में। इन्होंने बिसलपुर बसाया, इन्होंने बिसलपुर में गोकर्णेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है, अपन बात करते हैं इन्होंने पाल विसल तालाब का निर्माण करवाया, कहां करवाया? अजमेर में। ठीक है, अपन बात करते विशेष सागर तालाब का निर्माण करवाया कहां? बिसलपुर टोक में। बिसलपुर बसाया, बिसलपुर में गोकर्णेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया तथा पाल बिसल तालाब का निर्माण करवाया कहां पर? अजमेर में। किन्होंने? विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है, अपन बात करते हैं 9 अप्रैल 1163 को, 1163 को दिल्ली में, दिल्ली टोपरा शिलालेख, अभी समझाता हूं इसके बारे में। शिलालेख जिसे शिवालिक शिलालेख भी कहा जाता है। जो कि अशोक का शिलालेख है। अशोक, टोपरा कहाँ है? तो टोपरा पड़ता है हरियाणा में, ठीक है, अशोक का शिलालेख है के नीचे
इन्होंने लिखवाया, नीचे विग्रहराज चतुर्थ ने, इन्होंने लिखवाया कि मैंने संपूर्ण आर्यावर्त से तुर्कों का नाश किया है, और मेरे वंशज भी इन्हें अटक से दूर रखे, अपन बात करते हैं दिल्ली टोपरा शिलालेख की बात कर रहे थे। टोपरा कहाँ हरियाणा में है, किसने लगवाया था? अशोक ने लगवाया था। हरियाणा से दिल्ली कौन लेके आया? फिरोज शाह तुगलक। अपन बात करते हैं, जब सल्तनत काल पढ़ते हैं तो तुगलक डायनेस्टी आती है, तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद में आता है फिरोज शाह तुगलक। जिन्होंने फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली, जिसका वर्तमान नाम अपने जो वर्तमान नाम इनका वो कानून मंत्री खत्म हो गए, अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। तो फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर कहा, फिरोज शाह कोटला में लगाया दिल्ली में। तो इस शिलालेख, जो किसका शिलालेख है? सम्राट अशोक का शिलालेख है। तो सम्राट अशोक के शिलालेख के नीचे विग्रहराज चतुर्थ ने लिखवाया कि मैंने संपूर्ण आर्यावर्त से तुर्कों का क्या कर दिया है? नाश कर दिया, और मेरे वंशज भी इन्हें अटक से दूर रखे, अटक से आगे नहीं आने दे किनको? तुर्कों को। ठीक है। और इन्होंने सरस्वती संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का निर्माण कराया, इस पे एक शिलालेख लगवाया, जो जिसे विग्रहराज चतुर्थ के शिलालेख के नाम से जाना जाता है, जो मैंने बताया था। कहाँ पे रखा हुआ है? राजपुताना संग्रहालय में रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? राजपुताना संग्रहालय में रखा हुआ है। और जिसमें इसको इन्होंने विग्रहराज चतुर्थ स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं, स्वयं को इक्ष्वाकु वंश के मानते हैं, कुश के वंशज मानते हैं, और माल्लव वंशी मानते हैं। किसमें क्या मानते हैं? माल्लव वंशी मानते हैं। ठीक है। तो यह आपका विग्रहराज चतुर्थ कंप्लीट। अब इसके बारे में बात करते हैं आगे। अब शासक बनता है कौन? अपार गंगे शासक बनता है, लेकिन इनको अपार गंगे को पराजित कर देता है कौन? जगदेव चौहान का पुत्र पृथ्वीराज सेकेंड। अपार गंगे, इनको जगदेव का पुत्र पृथ्वीराज सेकेंड, कौन? पृथ्वीराज सेकेंड पराजित कर देते हैं। अब शासक कौन बनता है? अब बनते हैं पृथ्वीराज सेकेंड। कौन बनता है? पृथ्वीराज सेकेंड। अब पृथ्वीराज सेकेंड, अब इनके दो शिलालेख हैं। दो क्या है? शिलालेख। मैंने बताया था, एक तो हांसी का शिलालेख, हांसी के किले को जीता, हांसी में महल का निर्माण करवाया, तथा इनके मामा किलन गुइल को वहां का क्या बनाया? प्रशासक बनाया। किन्होंने? पृथ्वीराज सेकेंड ने। दो शिलालेख थे, एक तो था हांसी का शिलालेख, दूसरा है धोड़, जो पड़ता है कहां पर? धोड़ का शिलालेख कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। और कहां पर है ये? तो रूटी रानी के महल में, पास। और इनकी पत्नी का नाम, किनकी पत्नी का नाम? पृथ्वीराज सेकेंड की पत्नी का नाम सुहाव देवी था। क्या नाम था? सुहाव देवी था। और सुहाव देवी के नाम पर यहीं पर
यहीं पर अपनी पत्नी सुहाव देवी के नाम पर सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। सुहाव का ईश्वर, सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। और इस दौड़ शिलालेख से, कौन शिलालेख से? दौड़ शिलालेख से पता चलता है, दौड़ शिलालेख से पता चलता है कि पृथ्वीराज सेकेंड ने अपार गंगे को पराजित किया, अपार गंगे को पराजित किया। ठीक है। हांसी का शिलालेख से क्या पता चलता है? तो चौहान चंद्रवंशी थे, जो मैंने लिखा चुका हूं, हांसी के शिलालेख। ठीक है। पृथ्वीराज सेकेंड ने हांसी को जीत लिया। हांसी हरियाणा के पास में पड़ता है, पंजाब हरियाणा के पास। हांसी को जीत लिया, हांसी को जीत लिया तथा मामा क्या नाम था? किल्लहण। कौन से वंश से था? गोहिल। किल्लहण गोहिल को क्या बनाया? वहां का प्रशासक बनाया। ठीक है। अपन बात करते हैं हांसी का शिलालेख। पृथ्वीराज सेकेंड ने हांसी को जीत लिया तथा मामा किल्लहण को वहां का प्रशासक बनाया तथा हांसी में महलों का निर्माण कराया। पृथ्वीराज सेकेंड ने हांसी में महलों का निर्माण करवाया। ठीक है। ये इनके कोई संतान नहीं थी, पृथ्वीराज सेकेंड के, इनके कोई संतान नहीं थी। ठीक है। इनकी कोई संतान नहीं थी। तो अब देखो, अब सोमेश्वर का अनुराज का एक ही जीवित पुत्र बचा था, कौन? सोमेश्वर। अब शासक कौन बनेगा? सोमेश्वर। ठीक है। अब बात करते हैं सोमेश्वर की। सोमेश्वर चौहान पिता थे कौन? अर्णोराज। माता थी कांचन देवी। ठीक है। अपन बात करते हैं, बचपन का नाम था प्रताप लंकेश्वर। बचपन का नाम प्रताप लंकेश्वर। ठीक है। बचपन का नाम क्या था? प्रताप लंकेश्वर। किसका? सोमेश्वर का। और ये बचपन में ननिहाल में रहते थे। ननिहाल में मामा थे कौन? कुमारपाल। और नाना थे सिद्धराज जयसिंह। ठीक है। इनके सानिध्य में रहे। और कोंकण नरेश मल्लिकार्जुन का सिर धड़ से अलग कर ख्याति प्राप्त की। ध्यान रखना, ये ननियाल रहते थे। ननियाल की तरफ से कोई कोंकण में युद्ध हो गया तो ये गए और कोंकण नरेश मल्लिकार्जुन का सिर धड़ से अलग करके इन्होंने ख्याति प्राप्त की। इन्होंने सोमेश्वर चौहान ने। ठीक है। अपन बात करते हैं इनके दरबार में इनके भाई कानराई या कानराज ने अजमेर में भीमदेव सेकेंड के पिता चालुक्य शासक
प्रताप सिंह सोलंकी की हत्या कर दी। सोलंकी की हत्या कर दी। ठीक है। कानराई ने या कानराज जिनके भाई थे किनके, सोमेश्वर चौहान के, तो अजमेर में भीमदेव सेकंड के पिता चालुक्य शासक प्रताप सिंह सोलंकी ने क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है। भीमदेव सेकंड ने बदले में इनकी हत्या कर दी, में सोमेश्वर की हत्या कर दी, हत्या कर दी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सोमेश्वर अपनी मौत मरा था, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि गुजरात के चालुक्य शासक था भीमदेव सेकंड, अपने पिता की हत्या का बदला लेने के चक्कर में सोमेश्वर की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब बात करते हैं सोमेश्वर चौहान की। इनकी जो शादी की अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं। पृथ्वीराज रासो के अनुसार इनका विवाह अनंगपाल तोमर की पुत्री कपूर देवी के साथ हुआ, और कुछ इतिहासकार इनकी शादी कलचुरी वंश के शासक अचलदास की पुत्री कपूर देवी के साथ मानते हैं। तो दोनों में ध्यान रखना है। इनकी पत्नी थी कौन, तो एक बार इसको मिटा देता हूं। पत्नी है कपूरी देवी। कुछ इतिहासकार इसको कपूरी देवी को अनंगपाल तोमर दिल्ली के शासक, किसकी, दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री मानते हैं, और कुछ इतिहासकार इसे कलचुरी वंश के शासक अचलदास की पुत्री मानते हैं। अपने को ये ध्यान रखना है कि सोमेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, कपूरी देवी थी, और इसके जो दो पुत्र थे, कितने पुत्र थे, दो। एक तो क्या था, पृथ्वीराज तृतीय राज चौहान तृतीय, और दूसरे थे कौन, हरिराज। अब पृथ्वीराज तृतीय के बारे में अपन चर्चा करेंगे कल। अब तक का जो आज पढ़ा है इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं, फटाफट 5 मिनट चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद में अपन इसको क्लोज करेंगे। ठीक है। आज क्या पढ़ा है अपने पढ़ा था अर्णोराज में बताया था देवगोत और धर्मघोष नाम के इनके विद्वान थे। ठीक है। और अपन बात करते हैं, इन्होंने महाराजा अधिराज परम्बरेश्वर परम भट्टारक की उपाधि धारण की। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट शासक आए थे कौन, जगदेव, और जगदेव 4-5 साल राज करे। उसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ ने इनको क्या सामंतों द्वारा हटा दिया गया, और अब शासक बने कौन, विग्रहराज चतुर्थ की बात करते हैं। इनका काल चौहान का साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है, किसके अनुसार, दशरथ शर्मा के अनुसार। ये स्वयं भी क्या थे, एक कवि थे। ठीक है। इन्होंने एक नाटक लिखा, हरिकेली नाटक लिखा। ये विद्वानों के आश्रित दाता थे, स्वयं भी एक विद्वान थे, हरिकेली नाटक लिखा। और इनके जो आश्रित दाता थे विद्वानों के आश्रित दाता थे, विद्वान थे। एक तो सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखी। अपन बात करते हैं नरपति नाल ने विशलदेव रासो लिखी। ठीक है। सोमदेव द्वारा ललित विग्रहराज लिखी। इसमें विग्रहराज और इसकी प्रेमिका का वर्णन है, तथा इसमें गजनी के शासक खुसरू शाह को पराजित करने का वर्णन है, किसमें, सोमदेव द्वारा ललित विग्रहराज में। ठीक है। नरपति नाल ने विशलदेव रासो लिखा, और इसमें विशलदेव और राजमती, जो कि इंद्रपुरी की राजकुमारी थी, राजमती, इनके प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया, जो कि काल्पनिक है। और विशलदेव रासो कौन सी भाषा में, गोडवाड़ी भाषा में है। ठीक है। अपन बात करते हैं जो जालोर के आहोर से पाली के बाली तक बोली जाती है। ठीक है। अपन बात करते हैं विशलदेव चौहान ने सरस्वती संस्कृत कट्टाभरण पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे तुड़वाकर के कालांतर में 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन की झोपड़े का निर्माण करवाते हैं। ठीक है। और 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया। 2.5 दिन का झोपड़ा पंजाब शासन, भारतीय इतिहासकार पंजाब शासन की याद में मानते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा बना हुआ है। और पारसी इतिहासकार जो मानते हैं कि ये 60 घंटों में बना गया है। और अपने कर्नल जेम्स टोड, इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड मानते हैं कि ये रुमाली कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कौन सा,
अलादीन का झोपड़ा जो 16 खंभों का महल है। ठीक है, अपन बात करते हैं विग्रह चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना की। किसकी नाटक की रचना की? हरिकेली नाटक की रचना की। संस्कृत भाषा में है, 75 पंक्तियों में है। ठीक है, अपन बात करते हैं नेक्स्ट, विग्रह चतुर्थ गजनी के साथ खुसरू शाह को पराजित किया और इन्होंने बिसलपुर टोंक में बिसल शाह का तालाब का निर्माण कराया, बिसलपुर का निर्माण करवाया तथा वहां पे गोकर्णेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया। कहाँ का? बिसलपुर टोंक में। और यहाँ पर पाल बिसल तालाब का निर्माण कराया। कहाँ पर? अजमेर में। किसने? बिसल देव, सॉरी विग्रह चतुर्थ ने। ठीक है, और विग्रह चतुर्थ ने 9 अप्रैल 1163 में दिल्ली के शिवालिक शिलालेख के पास, किसके पास? शिवालिक शिलालेख में, जिसे दिल्ली टोपरा शिलालेख कहते हैं, उसके नीचे पंक्तियां लिखवाई। इसमें कहा कि मैंने संपूर्ण आर्यावर्त से तुर्कों का विनाश कर दिया है और मेरे वंशज भी इन्हें तुर्कों को अटक नदी से दूर रखे। और इतिहासकार हुए किलहोर्न। कौन हुए? किलहोर्न। किलहोर्न बिसल देव चौहान को या विग्रह चतुर्थ को, बिसल देव चौहान को कालिदास व भवभूति के समान मानते थे, विग्रह चतुर्थ की मृत्यु के बाद में शासक बनता है कौन? विग्रह चतुर्थ का पुत्र अपारगंगे, लेकिन अपारगंगे को पराजित करके कौन? पृथ्वीराज सेकेंड, और शासक बन जाता है। इस बात की जानकारी कौन सा शिलालेख देता है? दौड़ का शिलालेख। कहां पर है? भीलवाड़ा में। और इस शिलालेख में क्या बताया जाता है कि रुटी रानी के महल के पास में है और यहीं पर सुवाईश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया है। किसके द्वारा? पृथ्वीराज सेकंड के द्वारा। पृथ्वीराज सेकंड की कोई संतान नहीं थी, इसकी पत्नी का नाम था सुहा देवी। और दूसरा शिलालेख था पृथ्वीराज सेकंड का, हाँसी का शिलालेख। हाँसी के शिलालेख में बताया गया कि चौहान चंद्रवंशी है तथा इन्होंने हाँसी के किले को जीतकर हाँसी में महलों का निर्माण करवाया तथा अपने मामा किलन गोहिल को वहां का क्या बनाया? प्रशासक बनाया। इसके बाद में शासक बनता है सोमेश्वर चौहान। ये सोमेश्वर चौहान शासक बनता है। उसका बचपन का नाम था प्रताप लंकेश्वर। इनके भाई कान राय ने चालुक्य अजमेर में चालुक्य शासक प्रताप सिंह सोलंकी की हत्या कर दी और प्रताप सिंह सोलंकी का पुत्र भीमदेव सेकेंड बाद में किसकी? सोमेश्वर की हत्या कर दी थी। कुछ इतिहासकार मानते सोमेश्वर अपनी मौत ही मरे थे। सोमेश्वर की पत्नी कपूरी देवी थी तथा सोमेश्वर की पत्नी के बारे में बताया जाता है। कुछ इतिहासकार बताते हैं जैसे पृथ्वीराज रासो के अनुसार ये अनंगपाल तोमर की पुत्री थी, जबकि कुछ इतिहासकार कलचुरी के शासक अचल दास की पुत्री थी। ठीक है, इन्होंने कौन? सोमेश्वर ने अजमेर में, सोमेश्वर ने अजमेर में वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। वेदनाथ मंदिर का निर्माण। ठीक है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति लगी हुई है। ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति लगी है, ठीक है, तथा 5 अन्य मंदिर बनवाए तथा अपने पिता अर्णोराज की मूर्ति बनवाई। अर्णोराज की क्या बनाई? मूर्ति बनाई। किन्होंने बनवाई? सोमेश्वर ने। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, और कल पृथ्वीराज तृतीय के बारे में पूरा कंप्लीट करेंगे और चौहान वंश कंप्लीट करेंगे कल। ठीक है।